Hello, my dear students. I am back again. Today we will talk about financial management. You know that this is one of the first chapter of your part B in your business studies and commerce, and it is very important. Why? Because this in your future, when you will be talking about in the graduations and your post graduations, it will talk about your finance, right? So it is very important, since you all know that the financial aspects nowadays is very important. So now quickly we'll get into the chapter and we will see within these 13 slides. I'll make the chapter easy for you. I'll give you the keywords to you and the complete synopsis of the chapter, so that you can learn them easily, you can understand them easily with all the formulae. So let's get started quickly. जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से समझते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सेज कोर ऑब्जेक्टिव. अगर हम मैनेजमेंट की बात करते थे वहां पर, तो पहली बुक में मैनेजमेंट की बात होती थी. तो मैनेजमेंट क्या होता था? टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, राइट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पहला ऑब्जेक्टिव उसका होता है टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ऑब्वियसली फाइनेंस का मतलब है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का और कॉर्पोरेट का मनी बढ़ना, राइट? एंड दैट इज what we talk about, which means that increasing the market price of equity shares. Equity shares, because equity defines your organization. Organization कैसे operate करती है. So that is why उनकी value को बढ़ाना. You all know that equity shareholders are the owners of the company. Secondary objective क्या है? To ensuring availability of funds. पहला है wealth maximization, कैसे हम अपनी wealth को बढ़ाएं, राइट? ईपीएस को बढ़ाए एंड कैसे हम उसकी अवेलेबिलिटी, फंड्स की अवेलेबिलिटी को रखें. सो दीज आर द टू कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ आई कम डाउन टू द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ और फाइनेंशियल डिसीजंस. मेन डिसीजन, जो सबसे मेन डिसीजंस हैं हम फाइनेंशियल उसमें लेते हैं. पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विच इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग. इन्वेस्टमेंट इसलिए उसको बोलते हैं बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग आर मनी इन द लॉन्ग टर्म असेट्स, इसीलिए उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, राइट? तो इट इज इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म असेट्स. अब एक बार ये डिसीजन ले लिया तो ये डिसीजन इरिवर्सिबल है. हमने, कंपनी ने सोचा कोई हमें असेंबली लाइन लगाना है, एक बार में असेंबली लाइन लग गई तो वो डिसीजन इरिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल हो भी जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा. लॉन्ग टर्म ग्रोथ है एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता ही होता है, बिकॉज कंपनीज डिसाइड करती है कि कितने लेवल पे हमें हमारा रिस्क एंड रिटर्न मिलना शुरू होगा. फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इस डिसीजन को, मेनली द कैश फ्लो, कंपनी का कितना कैश फ्लो है, हाउ मच वी कैन इन्वेस्ट. देन रिटर्न, रेट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न होगा एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, ऑल दैट स्टफ. Then the second decision is your financing decision. This is your capital structure. कितना अमाउंट हमें डेट से रेज करना है. डेट इज अ फिक्स्ड what you call as your fixed interest. It's a kind of a loan, right? And equity are the shareholders which are flexible enough. तो हमें कितना अमाउंट डेट से रेज करना है एंड कितना अमाउंट इक्विटी से रेज करना है, दैट कम्स अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन, विच इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कीवर्ड्स, अगर इफ आई टॉक अबाउट द केस स्टडीज, तो उसमें आएगा फाइनेंशियल रिस्क, राइट, एसोसिएटेड विद द डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सारे वर्ड्स आएंगे. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं? रिस्क फैक्टर. इफ आई एम टेकिंग मोर ऑफ द बोरोड फंड्स, दैट इज डेट से अगर हम पैसा उठा रहे हैं, देन ऑब्वियसली आई एम लीवरेजिंग, आई एम गिविंग माई फ्रीडम, क्योंकि देन आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द बोरोवर्स. उनको पेमेंट करना हमारा एक बर्डन बन जाएगा. तो हमें कितना रिस्क लेना है वो हम डिसाइड करते हैं, देन वी मेक अ डिसीजन फॉर फाइनेंसिंग. देन कंट्रोल कंसिडरेशन, कितना कंट्रोल चाहिए. ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो हम डेट से रेज करेंगे, इक्विटी से नहीं करेंगे, बिकॉज इक्विटी में हमें अपने राइट्स को, अपने पर्टिकुलर कंट्रोल को लिक्विफाई करना पड़ता है. वी हैव टू लिक्विडेट दैट. देन कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हो रही है ऑब्वियसली इन रेजिंग दोज फंड्स. द नेक्स्ट वन इज योर डिविडेंड डिसीजन. वेरी नाइस. डिविडेंड किसको मिलता है? टू द शेयर होल्डर्स, राइट. अब डिसाइडिंग हाउ मच रेजिडुअल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हमारा बचा है आफ्टर पेइंग माई डेट्स, इंटरेस्ट ऑन द डेट्स, हम उस रेजिडुअल प्रॉफिट्स में से कितना डिविडेंड हम देंगे और कितना हम रिटेन अर्निंग्स रखेंगे, राइट? वो दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन अंडर डिविडेंड डिसीजन. अब इसमें जो कीवर्ड्स अगर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, देन यू विल फाइंड आउट पे आउट रेशियो,
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ों को जहाँ पे ये सारे वर्ड्स आ गए, दैट इज योर डिविडेंड डिसीजन. देन योर फैक्टर्स, अर्निंग, ऑब्वियसली कि हमारी अर्निंग कितनी हुई है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ना कि हम कितना डिविडेंड देंगे और कितना हम रिटेन्ड अर्निंग्स रखेंगे. देन कैश फ्लो पोजीशन, कैसी है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन या कैसी रखनी है. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा ग्रोथ करनी है तो ऑब्वियसली डिविडेंड कम देंगे, कम ग्रोथ करनी है तो डिविडेंड ज़्यादा देंगे. सो दीज आर द 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल इज एन हार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. ऑब्वियसली ये क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? इट इज अ टाइम गैप बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम सेल्स. जो एक टाइम गैप होता है, ऑब्वियसली कोई भी कॉर्पोरेट्स जो है कभी भी कैश में काम नहीं करते हैं, राइट? दे हैव दैट टाइम गैप इन बिटवीन. तो कब परचेज किया और कब हमें सेल्स का मनी मिलेगा, वो टाइम गैप को we call it as operating cycle. Longer the cycle, the more liquidity you need to be. Obviously अगर हमें सेल से पैसे बाद में मिलने वाले हैं और हमें परचेज में पहले देना है तो हमें लिक्विडिटी ज़्यादा करनी होगी, मतलब कैश ज़्यादा रखना होगा. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ना इफ आई टॉक अबाउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो क्या होता है? इट इज़ हाउ गुड्स आर सोल्ड क्विकली, राइट? कितना इन्वेंट्री हमारा टर्नओवर हो रहा है. लोअर वर्किंग कैपिटल, अगर हमारे गुड्स टर्नओवर जल्दी हो रहे हैं तो हम लोअर वर्किंग कैपिटल रख सकते हैं. इन्फ्लेशन, यू ऑल नो this, you have done it in economics. During inflation the prices of raw materials and wages would rise, right? Now if I talk about that, then the same level of production, more working capital is required to cover the increased cost. Obviously जब cost बढ़ जाएगी तो हमें अपनी हमें particular working capital ज़्यादा रखनी पड़ेगी. So these are the certain things that you need to remember. Now I come down to the next part of the chapter, which is financial planning. Planning क्या होता है? It provide you the framework. सिमिलरली फिनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? इट ऑल्सो एस्टिमेट्स द फंड रिक्वायरमेंट. वो उसको ब्लूप्रिंट बनाती है, राइट? इट मेक्स अ ब्लूप्रिंट फॉर योर फंड रिक्वायरमेंट्स, हाउ मच मनी यू रिक्वायर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब दो चीज़ों को वो टू ऑब्जेक्टिव्स इट एक्चुअली केटर टू. पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कितना फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, राइट? हाउ मच यू आर रिक्वायरिंग, राइट? कितना चाहिए, अननेसेसरी फंड रेज नहीं करना है. सेकेंडली, दैट when we are raising the fund, do not raise idle fund. कितना करना है, अवेलेबिलिटी कितनी है फंड्स की मार्केट में और हमें कितना चाहिए, that you have to be very precise in planning. Because हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, then we are what are we doing? We are actually creating a burden on ourselves and we are not using that idle resource. So that is wrong for the organization. Now we come down to the capital structure, debt equity mix. अब कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली कितना, एज आई टोल्ड यू, ये फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है. नाउ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये आता ही आता है, राइट? दिस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, इट मीन्स कितना हम फिक्स चार्ज, कितना हम डेट कंटेंट अपनी पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर में रखें, सो दैट वी कैन इंक्रीज द EPS. EPS is your earning per share of the shareholders, equity shareholders, right? Now if you want, I will make a particular video on trading on equity because ये बहुत ही important question है and students do tend to get confused. यहाँ पे हम अपने डेट कंटेंट को बढ़ाते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में और इक्विटी को कम करते हैं in order to increase the EPS of the share. There are conditions to it. I'll talk about it in the later slides. Then we come down to financial leverage when the ROI is higher than rate of या interest rate. जब फाइनेंशियल लीवरेज हमारी तभी होती है जब हमारा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा हो हमारे इंटरेस्ट रेट जो हम पे करते हैं, तो हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करते. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? दैट इज, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स योर EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर्स योर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन. मतलब हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें हम अपना इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे, देन आई हैव टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज तभी होगा जब हमारा ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज ग्रेटर देन माई इंटरेस्ट रेट. तभी हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो EPS बढ़ेगा.
right? Now we come down to your fixed capital and working capital. Fixed capital is long term, working capital is your current assets and current liabilities, right? Operating cycle I have already discussed before. It is a time gap between the purchase of raw material and realization of customer sale, right? Cash from sales. So ये आपका ये 3 main concepts है. Then we come down to your board sheets, right? सबसे पहला है क्वेश्चन पेपर में अगर EPS is increasing with debt तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे. EPS अगर डेट के साथ बढ़ रहा है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे. नेक्स्ट, चूजिंग बिटवीन न्यू मशीनरी और अ फैक्ट्री, तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, राइट? वेर एज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात हो रही है तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है. अब 2 ट्रैप्स हैं मेन इस चैप्टर में. पहला, दैट सपोज अ कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बाय अ न्यू फ्लीट, राइट, या डिलीवरी ट्रक. तो स्टूडेंट्स इसको यूजुअली कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हैं. ये कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, कैपिटल बजटिंग है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है. तो लॉन्ग टर्म एसेट्स, इरिवर्सिबल, ग्रोथ, रिस्क, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये कैपिटल बजटिंग है, नॉट कैपिटल स्ट्रक्चर. सेम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड और वर्सेस फाइनेंशियल लीवरेज. द कंपनी हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% एंड बोरोइंग मनी एट 10% इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट जस्ट से कि कंपनी इज बोरोइंग, then whereas they are doing trading on equity. Why? Because fixed financial charges, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा EPS बढ़ जाएगा. Why? Because my ROI is 15% and my interest rate is 10%. तो ROI is greater than interest rate, तो हम trading on equity करेंगे, right? Now these are your formulae. Please go through these formulas one by one, right? First one is your return on investment. राइट, ये हमारे को फिनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं टू नो हाउ वी कैन मैनेज आवर फिनेंसेस. ROI इज EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इक्विटी प्लस डेट, टोटल असेट्स. देन द नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. एज आई टोल्ड यू, फाइनेंशियल लीवरेज. ये फाइनेंशियल लीवरेज तभी होगा जब, प्लीज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये क्वेश्चन आता ही आता है, 1 मार्क में भी आएगा, जब ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, तभी हम अपना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे. अगर ये उल्टा है, इफ इट इज वाइस वर्सा, देन वी विल नॉट यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्योंकि तब हमारा EPS कम हो जाएगा. देन वी कम डाउन टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये बताता है हाउ मच सेफ्टी मार्जिन फॉर द लेंडर्स. यू नो, इट इज अ सेफ्टी मार्जिन फॉर द लेंडर्स. एज द नेम सजेस्ट, इंटरेस्ट कवर, कितना हम इंटरेस्ट कवर कर रहे हैं इन पर्टिकुलर अर्निंग्स दैट वी आर डूइंग. कैलकुलेट कैसे होता है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. Debt service coverage ratio, right? Ab debt service coverage ratio, it measures the availability to meet the total cash obligations. So this is the formula. Please go through it. Now, as we have talked about EPS, EPS is earning per share. That is what amount we are giving to per share to the shareholders, right? Equity shareholders. So that is why how do we calculate? PAT minus preference dividend. अगर dividend दे रखा है question में तो upon number of equity shares. Now this is very very important formula. Why? Because from this formula you come to know that what kind of, you know, how much amount of EPS you're giving to the shareholders. This is helpful in your calculation of your trading and equity, right? Trading on equity mein. Now children, as I have mentioned, this is the complete chapter and you can go through them. You can understand the things thoroughly and in an easy way. If you have any doubt, you're most welcome. Please mention it in the comment box and I'll get back to you. And I promise you to give you a slides on trading on equity very soon. So please get started, start learning. As I always say, keep learning, keep growing. Get back to you very soon. Bye bye, all the best.